नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल है जी के भाई पे। और पिछले चैप्टर में हमने आपको रैखिक समीकरण के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें बताई थी जो आपको आगे आने वाले पाठ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। ठीक है, तो बिना समय गवाए हम शुरू करते हैं। दोस्तों, पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं की यूनिट 3, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो रैखिक समीकरण को जो हल करने की विधियां बताई थी हमने, एक तो आपको बताया था ग्राफी विधि, एक बताया था बीजगणितीय विधि। तो बीजगणितीय विधि में तीन विधियां होती हैं तीन विधियां हैं, जिसमें से दो विधियां आपकी सिलेबस में है, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। तो विलोपन विधि को नहीं, पहले हम प्रतिस्थापन विधि को पढ़ते हैं। जैसे कि इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 3.2। प्रश्नावली 3.2। तो 3.2 में जो पहला सवाल है वो आपका है x प्लस वाई बराबर 14, और दूसरा समीकरण है x माइनस वाई बराबर 4। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हमने इसको समीकरण 1 मान लिया। पहले हम इसकी व्यापक समीकरण से तुलना करेंगे। तो हम लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 की तुलना व्यापक समीकरण a1x b1y बराबर लिखा तो बराबर c1 तथा a2x b2y बराबर c2 से करने पर। तो हम इन समीकरणों से इसकी तुलना करेंगे। तो a1 बराबर हमारा हो जाएगा 1, b1 बराबर हमारा 1 ही हो जाएगा, और c1 बराबर हमारा 14 हो जाएगा। इसी प्रकार से a2 बराबर 1, b2 बराबर -1 और c2 बराबर 4 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं a1 बटे a2 1 बटे 1, 1 बटे -1 और 14 बटे 4। इसको हल करें तो 2 सत्त 14, 2 दूना 4। तो इसका हल क्या आएगा 7 बटे 2। तो हम इसको देख सकते हैं 1 बटे 1 बराबर नहीं है, -1 बटे 1 बराबर नहीं है 7 बटे 2। तो ये दोनों a1 a2 b1 b2 और c1 c2 का अनुपात आपस में बराबर नहीं है। तो अतः हम कह सकते हैं कि a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2। यदि इस प्रकार की शर्त समीकरण में या इस प्रकार का प्रतिबंध समीकरण में बनता है तो हमारे हल कैसे होंगे? हल अद्वितीय होंगे। कैसे होंगे? अद्वितीय। ठीक, यदि ये प्रतिबंध बनता है तो हमारे हल अद्वितीय होते हैं। और हल अद्वितीय है तो हम इस समीकरण में एक्स वाई के मान निकालेंगे। यदि हल अद्वितीय नहीं है तो समीकरण में एक्स वाई के मान निकालने की जरूरत नहीं है। तो समीकरण को हल करने से पहले इस प्रतिबंध के द्वारा ये पता लगा लें हम कि इस समीकरण के हल अद्वितीय हैं या नहीं। यदि हल अद्वितीय है तो ही हम समीकरण में एक्स वाई के मान निकालेंगे। और हाँ, आज हम जो विधि पढ़ने वाले हैं उसका नाम है प्रतिस्थापन विधि। समीकरण को हल करने की कौन सी विधि पढ़ने वाले हैं? प्रतिस्थापन विधि। हल अद्वितीय है तो हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को प्रतिस्थापन
विधि से हल करने पर। ठीक है, समीकरण 1 व 2 को हम किस विधि से हल करेंगे? प्रतिस्थापन विधि से। तो प्रतिस्थापन विधि से हम लेते हैं, पहले मान लीजिए हमने लिया समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 आपका क्या है? x प्लस वाई बराबर 14 है, या x प्लस वाई बराबर 14। तो x प्लस वाई में हम x का मान निकाल लें या y का मान निकाल लें? इसमें किसी एक मान को हम मानेंगे। तो x का मान निकालना है तो y को उस तरफ ले जाएंगे। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 14 माइनस वाई। ये हमारा x का मान बन गया। अब हम लिख सकते हैं x का मान, जैसे हमने समीकरण 1 से x का मान बनाया है, तो हम इसे दोबारा 1 में नहीं रख सकते, हम इसको समीकरण 2 में, यदि हम समीकरण 2 से x या y का मान बनाते तो हम उसको समीकरण 1 में रखते। 1 से बनाया है तो उसको हम समीकरण 2 में रखेंगे। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है दोस्तों, हम क्या करेंगे? x का मान समीकरण 2 में, तो समीकरण 2 कौन सा है? ये है आपका। कौन सा समीकरण है? ये वाला समीकरण है आपका समीकरण 2। तो x माइनस वाई बराबर 4। इसको हम एक बार लिख लेते हैं, x माइनस वाई बराबर 4। x का मान क्या है? 14 माइनस वाई। तो हम लिखेंगे 14 माइनस वाई बराबर 4। ये x की जगह पे हमने 14 माइनस वाई लिख दिया। अब इसमें क्या करेंगे? इनको हल करेंगे। तो 14 को हम उस तरफ ले जाएंगे और y और y जोड़ के कितनी हो जाएंगी? माइनस के 2y और 4 माइनस 14। तो यहाँ हल क्या आएगा आपका? माइनस के 2y माइनस के 10। ठीक है दोस्तों, हम थोड़ा इसको यहाँ पे हल कर लेते हैं। ये आपका मान आया। अब हम क्या यहाँ पे क्या करेंगे? y बराबर, या एक बार इसको लिख लीजिए, माइनस के 2y बराबर 10। तो y बराबर क्या निकलेगा हमारा? सॉरी, यहाँ पे माइनस है यहाँ पे, माइनस के 10 बटे माइनस के 2, 2 पंजे 10, और माइनस से माइनस कट जाएगा। तो हमारा यहाँ पे हल क्या निकलेगा? y बराबर 5। तो ये हमारा y का सही मान निकल आया है। अब हम आदित्य के मान निकल आया है। अब हम y का मान समीकरण 1 में या 2 में रख के हम x का मान प्राप्त कर सकते हैं। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो y का मान जैसे ही हम समीकरण 1 में रखेंगे तो x प्लस वाई बराबर 14। तो हमारा यहाँ पे क्या निकलेगा? x बराबर, सॉरी, x प्लस 5 बराबर 14, या हम कह सकते हैं x बराबर 14 माइनस 5। तो x बराबर हमारा मान कितना निकला? 9 निकला। कितना निकला दोस्तों? 9। अतः अभीष्ट हल, तो अभीष्ट मान हमारे कितने निकले? y बराबर अपना निकला है 5 और x बराबर निकला है 9। ये ही हमारे अभीष्ट हल है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हम प्रतिस्थापन विधि में समीकरण को हल करते हैं। तो एक बार फिर से देख लीजिए। सबसे पहले हमें क्या करना है? जैसे ये समीकरण 1 है, x प्लस वाई बराबर 14, और दूसरा समीकरण है x माइनस वाई बराबर 4। तो इस समीकरण 1 व 2 की तुलना हम व्यापक समीकरण, जो व्यापक समीकरण का, ये हमने बताया था आपको, समीकरण का जो मानक रूप है उससे हम इसकी तुलना करेंगे। उसकी तुलना करने पर a1 बराबर 1, b1 बराबर 1 और c1 बराबर 14, e2 बराबर 1, b2 बराबर -1 और c2 बराबर 4 आपका आ जाता है। फिर इन अनुपातों को आपस में देखते हैं बराबर है या नहीं। तो यहाँ पे हमारी ये तीनों अनुपात आपस में बराबर नहीं होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2 नॉट इक्वल टू c1 बटे c2। या हम कह सकते हैं कि इसके हल कैसे होंगे? जब तीनों अनुपात आपस में बराबर ना हो तो हल अद्वितीय होंगे। जब हल अद्वितीय होंगे तो हम इस समीकरण में x y के मान निकालेंगे। हल अद्वितीय नहीं है
समीकरण में एक्स वाई की मान नहीं निकालना है, जो कंडीशन बनती है उस कंडीशन को लिख के ही उतना ही छोड़ देंगे। तो समीकरण 1 व 2 को प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर, तो सब प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं, हमने माना समीकरण 1 लिया। समीकरण 1 में क्या किया, x प्लस वाई बराबर 14, हमने वाई एक्स का मान बनाया यहाँ से, तो वाई को उस तरफ पहुंचाया, तो x बराबर 14 माइनस वाई। अब x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ये समीकरण आपका 2 है, ये समीकरण हमने यहाँ से उठाया, x माइनस वाई बराबर 14, यहाँ पर हमने x का मान रखा तो 14 माइनस वाई आ गया, और वाई को जोड़ा तो माइनस की 2y हो गए, और 14 को उस तरफ पहुंचाया तो 4 माइनस 14 हो गए, 2y माइनस की 2y बराबर माइनस के 10। अब यहाँ पे हमने y का मान निकाला तो क्या निकला, y बराबर 5। y का मान समीकरण 1 में रखते हैं, x प्लस वाई बराबर 14, ये समीकरण आपका ये क्या है, तो y की जगह पे हमने यहाँ पे 5 रखा, 5 को उस तरफ पहुंचाया, तो x बराबर 14 माइनस 5 आ गया आपका। तो x का कुल अभीष्ट मान क्या निकला, 9। तो इस प्रकार से हमने x और y के मान प्रतिस्थापन विधि से हल किए हैं। ठीक है दोस्तों, आप इसको नोट कर लीजिए, तब तक मैं इसको क्या करता हूँ, करिए आप नोट, देखते हैं क्या कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको नोट कर लीजिए, या फिर आप स्क्रीनशॉट से इस सवाल को उतार सकते हैं। हम साफ करते हैं। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए अगले सवाल को देखते हैं। प्रश्न नंबर 3.2 में आपका अगला सवाल है, जैसे कि दूसरा ही सवाल है, एस माइनस टी। आपका अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर दूसरा है, एस माइनस टी इक्वल 3, समीकरण 1। दूसरा है एस बाय 3 प्लस टी बाई 2 बराबर 6, समीकरण 2। ठीक है, ये आपका दूसरा सवाल है। तो इसको हल करने जो समीकरण 2 है वो थोड़ा फ्रैक्शन के रूप में है, तो भिन्न के रूप में है। इसको हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सरल कर लेते हैं, इस समीकरण को सरल करते हैं। समीकरण 1 से कुछ समीकरण 2 को सरल करते हैं थोड़ा, तो क्या होगा समीकरण 2 का, ये हम लिख सकते हैं, समीकरण 2 को सरल करने पर। ठीक है, तो हम इसका फ्रैक्शन निकालेंगे, 3 और 2 का एलसीएम कितना आएगा, 3 दूनी 6। अब हम इसको 3 का 2 में 6 में भाग देंगे, 2 बार जाएगा, ऊपर हल करेंगे तो ये आपका 2s आ जाएगा। ऐसे 2 का 6 में भाग देंगे, 3 बार जाएगा, 3 का ऊपर गुणा करेंगे तो ये आपका 3t हो जाएगा बराबर 6। इसके बटी में 1 मानेंगे। अब यहाँ पे हम त्रियक गुणा कर देंगे, 1 का गुणा इसमें और 6 का गुणा इसमें। तो इस प्रकार से क्या हमारा समीकरण क्या हो जाएगा, 2s प्लस 3t गुणा 1 बराबर 6 गुणा 6। तो ये हमारा समीकरण क्या बन गया, 2x प्लस 3t बराबर 36, समीकरण 2। तो इस प्रकार से समीकरण 2 हमारा सरलतम रूप में आ चुका है। समीकरण 1 व 2 के तुलना करेंगे हम व्यापक समीकरण से, तो s माइनस टी बराबर 3
और 2x प्लस 3t बराबर 36। समीकरण 1 समीकरण 2। यदि हम इसकी तुलना करेंगे तो हम कह सकते हैं a1 बराबर 5, b1 बराबर माइनस का 1 और c1 बराबर 3, a2 बराबर 2, b2 बराबर 3 और c2 बराबर 36। ठीक है, तो 5/2 माइनस 1/3 और 3/36। 3 एकम 3 और 12 36, 1/12। तो ये ना तो ये बराबर है ना ये बराबर है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। नॉट इक्वल टू है, तीनों बराबर नहीं है। तो हल कैसे है? अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल है। इस प्रकार के आपके अद्वितीय हल है। समीकरण 1 और 2 को प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर, तो समीकरण 1 व 2 को प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर, समीकरण 1 और 2 को हम किससे करेंगे? प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। समीकरण 1 और 2 को प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे तो हमारा हल क्या आएगा? s माइनस, तो हम पहले समीकरण 1 लेंगे, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से क्या आएगा? s माइनस टी बराबर 3। ठीक है दोस्तों, समीकरण 1 से हमारा हल जो आएगा वो क्या आएगा? s माइनस टी बराबर 3। हम इसको थोड़ा यहाँ से फिर हल करते हैं। s माइनस टी बराबर 3, तो हमारा s बराबर क्या आ जाएगा? 3 प्लस टी। अब चूंकि इसमें s और t चर राशियाँ हैं, x y की स्थान पर कौन सी चर राशियाँ हैं? x और t। तो हम यहाँ s व t की मान निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, तो s बराबर 3 प्लस टी, ये हमारा एक बन गया। s का मान समीकरण 1 में रखने पर हम यहाँ देख सकते हैं s का मान समीकरण 1 में नहीं, समीकरण 2 में रखने पर हम यहाँ पर s का मान समीकरण 2 में रखेंगे। तो समीकरण जो नया वाला समीकरण 2 है वो ये है, तो वो क्या है? 2x प्लस 3t बराबर 36। यहाँ पे हम सॉरी s है, यहाँ पे इसको 5 ना समझें आप, s समझें। इसको क्या समझें? s। ठीक है, तो s की जगह पर, इसकी जगह पर तो क्या रखेंगे हम? 3 प्लस टी और प्लस 3t बराबर 36। इस तरह से हम इसमें मान रखेंगे। तो देखो, 2 का कोष्टक में गुणा करेंगे, 2 का 6 और प्लस 2t प्लस 3t बराबर 36। 6 को हम उस तरफ ले जाएंगे, 3 2 5t हो जाएंगे आपके। ठीक है, ये निशान जरूर लगा दिया करो दोस्तों। 5t बराबर 36 माइनस 6, तो 5t बराबर क्या आ जाएगा? 36 माइनस 6 जाएंगे 30 बचेंगे, और आपका t बराबर हो जाएगा 30/5। तो 5 छक्के 30, तो आपका t बराबर जो हल निकला है वो क्या निकला है? 6। t का मान कितना निकला? 6। अब हम t का मान समीकरण 1 में रख के s का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो t का मान समीकरण 1 में रखने पर, t का मान हम किस में करेंगे? समीकरण 1 में रखेंगे। ठीक है, तो t का मान समीकरण 1 में रखने पर, t का मान समीकरण 1 में रखिए। समीकरण ये एक आपका ये है, तो s माइनस टी बराबर 3, इसको हम लिखते हैं। तो s माइनस 6 बराबर 3, 6 को हम उस तरफ ले जाएंगे,
तो एस बराबर 6 3 + 6, तो एस बराबर आपका क्या निकला 6 और 3 9। एस बराबर जो आपका मान निकला है वो है 9। तो अभीष्ट हल क्या है, टी बराबर 6 है और एस बराबर 9 है। ठीक है दोस्तों, यदि ये सवाल एक बार फिर से समझ लेते हैं। हम ये समीकरण 1 है, समीकरण 2 है। समीकरण 2 को हमने सरल किया, सरल इसमें क्या किया 3 और 2 का एलसीएम लिया तो एलसीएम 6 आया। फिर हमने फ्रैक्शन के रूप में इसको सॉल्व किया तो ये आपकी इक्वेशन बनी। ठीक है, तो आपका अंततः जो समीकरण 2 नया बना है 2x + 3t बराबर 36 बन गया आपका। ठीक है, अब s - t बराबर 3, 2x + 3t बराबर 36, ये समीकरण 1 और 2 है यहाँ पे। हमने यहाँ से a1 b1 c1 और a2 b2 c2 के मान निकाले और इनका अनुपात देखा तो आपस में बराबर नहीं है। अगर बराबर नहीं है तो हल कैसे होंगे, अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल है तो हम यहाँ s और t के चर राशि हैं जो समीकरण में उनके मान निकालेंगे। हल अद्वितीय नहीं है तो s/t के हमने मान निकाले। s/t के जब मान निकाले तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को प्रतिस्थापन विधि से हल किया हमने। प्रतिस्थापन विधि से हल किया तो समीकरण 1 लिया पहले हमने, s - t बराबर 3, ये आपका समीकरण 1 है। अब s - t को उस तरफ ले गए तो s बराबर 3 + t हो गया। तो s का मान हमने समीकरण 1, पहले हमने समीकरण 1 लिया था, जो मान बना था उसको हम समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करेंगे, मतलब उसमें ही, इसीलिए हम इसे प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। तो s का मान समीकरण 2 में रखने पर या समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर ऐसा भी लिख सकते हैं उसमें। तो 2s + 3t बराबर 36, तो यहाँ पे 3 + t + 3t, ये यहाँ s की जगह पे हमने s का मान रख दिया 3 + t जो यहाँ पर बना हुआ है। अब इसका इसमें गुणा किया, 2 × 6 और t में किया 3t। अब यहाँ पे t वाले पद आपस में जुड़ जाएंगे, ये अचर पद है तो इसको हम उस तरफ ले जाएंगे अचर पद के पास में, तो 2t और 3t जुड़ के 5t हो गए। अब 36 - 6, 36 में से 6 घटाया तो 30 बची, 5t बराबर 30 है, तो t बराबर 30/5 बराबर 6, तो t का मान कितना निकला है 6। t का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 s - t है, तो यहाँ पे t की जगह पे 6 रखा, t की जगह पे 6 रखा, माइनस के 6 है, ये चर राशि है, ये अचर राशि है, तो अचर राशि को हम उस तरफ ले जाएंगे, अचर राशि के पास। अचर राशि के पास ले गए तो ये प्लस का हो जाएगा, उस तरफ जाएगा, बराबर के उस तरफ जाएगा, तो 3 और 6 मिलकर कितने हो जाएंगे 6। तो s का मान कितना निकल आया 9। तो इस प्रकार से हमने जो अभीष्ट हल निकालने हैं t बराबर 6 और s बराबर 9। तो हम यहाँ लिख भी सकते हैं कि जो t का मान निकला है वो कितना है 6, अतः अभीष्ट हल ये है। ठीक है दोस्तों, तो आपको यदि समझ में ना आया हो तो कमेंट में हमें बताएं कि हमें ये सवाल सही से समझ में नहीं आया है, तो हम फिर से इसको आपको अगले दिन फिर से समझा देंगे। और प्रश्नावली 3.2 में प्रतिस्थापन विधि से आपको सवाल दिए हुए हैं, उनको आप सॉल्व कीजिए। यदि आपको समझ में नहीं आते हैं तो वो सवाल आप मुझे बता सकते हैं। पूरा सवाल ना लिखकर क्वेश्चन नंबर डालकर बताइएगा कि ये वाला क्वेश्चन नंबर सर समझा दीजिए, तो हम उसको आपको बोर्ड पे यहाँ पे समझा देंगे। ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए और कल हम फिर मिलेंगे। इसी तरह से आपकी कक्षा 10वीं का पूरा गणित आपका यूट्यूब पर फ्री चलेगा, आप निरंतर इसको देखिए और इसका लाभ उठाइए। धन्यवाद।